बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 52 करेंगे, जिसकी स्टार्टिंग हमारी जो कल की वीडियो थी उसमें थी। इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो मैंने कल की वीडियो में डाल दिया, इसलिए आप आज की वीडियो देखने से पहले कल की वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन इंडिया, क्या प्रॉब्लम्स थे वुमेन्स को इंडिया में और डिस्क्रिमिनेट कैसे किया जाता था वुमेन्स को। क्या बताया गया था, जो मेल होते थे वो डोमिनेट होते थे और फीमेल जो होती थी वो सबऑर्डिनेट या फिर इंफीरियर होती थी। इसका मतलब जो मेल होते थे कि वो ऑर्डर्स देते थे और फीमेल जो होती थी उन ऑर्डरों को फॉलो करती थी, उनकी आज्ञा का पालन करती थी। और जो वुमेन्स होती थी उन्हें घर की चार दीवारी के अंदर रहना होता था। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ गांव एरिया में ही ऐसा होता था वुमेन्स के साथ, बल्कि शहरों में भी स्त्रियों के साथ इतना भेदभाव किया जाता था। उन्हें किसी प्रकार की कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी, ना ही उनका समाज में कोई स्तर था कि वो लोगों के साथ उठ बैठ सके, बल्कि उनको घर के अंदर ही रखा जाता था। उन्हें कोई भी राइट्स और इक्वलिटी नहीं दिए जाते थे, ना ही उन्हें कोई लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता था। ये सारा जो हमने कल की वीडियो में था। नेक्स्ट है हमारा डॉरी ट्रेडिशन। इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था कि डॉरी सिस्टम में क्या होता था। ये जो हमारी परंपरा है काफी टाइम से चलती आ रही है, जिसमें कि जो गर्ल्स की जो फैमिली वाले होते थे वो बॉयज की फैमिली वालों को दहेज देते थे और गिफ्ट भी करते थे, और जितनी उनकी मांग होती थी वो सारी मांग उनकी पूरी की जाती थी। इसे खत्म करने के लिए एक एक्ट भी बनाया गया था, लॉ बनाया गया था 1961 में, परंतु इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसके एक्ट होने के बाद भी जो गर्ल्स होती थी उसकी फैमिली को, लड़के वालों को दहेज देना होता था, और उनके मन के मुताबिक जो वो चाहते थे वो उनको पूरा किया जाता था। और जो गर्ल्स होती थी उनकी पढ़ाई के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। सेकेंड पॉइंट है हमारा वुमेन एज अ लाइबिलिटी। ये भी हमने कल पढ़ा था। बट वाई इज डैट, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो हमारे जो पुरुष होते थे उसे घर का प्रधान माना जाता था, और ये माना जाता था कि जो पुरुष होते थे वही बाहर जाके पैसे कमा सकते, अपने फैमिली को चला सकते, अपने फैमिली में एकता बना सकते हैं। और जो वाइफ्स होती थी वो सिर्फ वाइफ को इसलिए लेके आते थे कि वो घर का काम कर सके और फैमिली वालों की हेल्प कर सके। और दूसरी साइड में ये था कि जो वुमेन्स थी वो अपने आप को कमजोर और असहाय समझती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ना ही वो पैसे कमा सकती हैं, और उन्हें ये भी लगता था कि वो इकोनॉमिकली और इमोशनली तरीके से जो मेंस होते थे उसके ऊपर डिपेंड होते थे। और जो वुमेन्स होती थी उनका बस मानना यही था कि उनका घर का काम करना ही उनकी ड्यूटीज होती है। पहले वो अपने घर के अंदर काम करती थी, उसके बाद जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल में जाके वहां पे कार्य करती है और अपनी जो ओरिजिनल फैमिली होती है उसे छोड़ देती है। और ये जो परंपरा है काफी टाइम से चलती हुई आ रही है, इसी को लेके ही ये परंपरा आगे तक चलती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था इसमें डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। वुमेन्स के साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ये तो आप सभी को ही पता होगा। जो वुमेन्स होती है उनके साथ बहुत ही ज्यादा तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, और हर एक स्टेट में देखने को मिलता है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी जगह होता है किसी जगह नहीं होता, परंतु कुछ जगह है जैसे केरला हो गया, मराठा हो गया या बंगाल हो गया, इसमें क्या होता पुराने टाइम में जो फीमेल्स होती थी, उस ओल्ड जो फीमेल होती थी उसे घर का प्रधान मुखिया माना जाता था एज कम्पेयर टू ओल्डेस्ट मैन। परंतु ज्यादातर जो होता था वुमेन्स होती थी उनके साथ डिस्क्रिमिनेट ही किया जाता था। यहाँ तक कि इवन जब वो बर्थ लेती थी, बर्थ से लेके उनके अडल्ट तक भी उनके साथ इस तरीके के अत्याचार किए जाते थे। उसके बाद जो हमारा है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि इसके जो 4 पॉइंट्स है वो है बिफोर बर्थ एज एन इन्फेंट, फिर सेकंड पॉइंट है एज अ चाइल्ड, थर्ड पॉइंट है आफ्टर मैरिज, एंड फोर्थ पॉइंट है एज अ विडो। इसका फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन बिफोर बर्थ एज एन इन्फेक्ट। इसमें देखेंगे कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था वुमेन्स का बर्थ के टाइम पे। ये भी सबको पता ही है कि जब फीमेल बच्चा जब पैदा होता था तो उसके मुकाबले में जो मेल होते थे उसे ज्यादा मान्यता दी जाती थी एज कम्पेयर टू फीमेल बच्चे के। और जो हमारे एक रिकॉर्ड के हिसाब से जे चेक भी किया गया है, जहाँ 100 गर्ल्स पैदा होती थी, उसी के मुकाबले में जो बॉयज होते थे वो 105 पैदा होते थे। और इसमें क्या होता था, जो हमारा सेक्स रेशियो होता था वो भी देखा गया, वो भी इम्बैलेंस है।
इंडिया की जो पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि जो गर्ल्स होती थी उसके लिए वो सोचते थे कि उनके लिए उन्हें पढ़ाना लिखाना घर के बाकी खर्चे करने में उन्हें दिक्कत होगी, तो जो फैमिली मेंबर्स होते थे वो बॉयज को ही ज्यादा मान्यता देते थे और वो चाहते थे कि उनके घर में जो पैदा हो तो बॉयज ही हो। इसके लिए वो क्या करते थे, सबसे पहले उनका अबॉर्शन वगैरह करते थे, या फिर बच्चा हो जाता था तो उसका मर्डर वगैरह कर दिया जाता था। ये सारी चीजें उनके साथ किए जाते थे। सेकंड पॉइंट है हमारा डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन एज अ चाइल्ड। चाइल्ड के रूप में कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था बच्चों को। सबसे पहला पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ और न्यूट्रिशन के लेके भी गर्ल्स के लिए भेदभाव किया जाता था, क्योंकि जो बॉयज होते थे उन्हें खाने के लिए अच्छा और भरपूर मात्रा में जिसमें न्यूट्रिशन हो वो सब दिया जाता था और उनके हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता था। परंतु जो गर्ल्स होती थी उसके खाने पीने रहन सहन उसकी हेल्थ के ऊपर कोई भी नहीं दिया जाता था और ना ही उनको अच्छे से उनकी केयर की जाती थी और ना ही उनके न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन के बारे में ध्यान दिया जाता था, जिसके कारण क्या होती थी उनको बीमारियां भी लग जाती थी। जैसे कि उनका क्या होता है, जो होता था गर्ल्स का जो फुल ग्रोथ होती थी वो नहीं हो पाती थी और दूसरा उन्हें अनीमिया नाम की बीमारी भी हो जाती थी, जिससे क्या होता था उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते थे। इसी में हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था एजुकेशन के बारे में। इसमें भी क्या होता था, जो हमारे भारत है उसने एक्ट बनाया जिसमें सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। परंतु उस टाइम पे भी जो गर्ल्स के फैमिली वाले होते थे वो भी अपने गर्ल्स को स्कूल पढ़ने के लिए नहीं दी जाते थे। अप टू उनको 14 वर्ष तक की आयु के लिए फ्री में उन्हें शिक्षा दी जाती थी, यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। परंतु वो उसको भी उसमें भी पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे और उसे घर के काम काज के अंदर ही रखते थे। और उनका मानना ये होता था कि जो लड़कियां होती थी वो घर के काम को सीखेंगी, जिससे कि वो जब शादी होगी तो अपने फ्यूचर हस्बैंड के पास जाएंगी तो वहां जाके घर को संभालेगी और घर का काम अच्छे तरीके से कर पाएंगी। और दूसरा उनका कारण ये था लड़कियों को स्कूल ना भेजने का कि उनको उनकी वर्जिनिटी के लिए भी प्रॉब्लम होती थी। उन्हें लगता था कि अगर स्कूल घर से ज्यादा दूर होगा और वहाँ का जो टीचर होगा वो मेल होगा तो उससे भी उन्हें डर लगता था कि उनकी फैमिली को कि जो फीमेल्स की जो वर्जिनिटी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े और इससे उनकी जो फैमिली होती थी उन्हें शर्म का सामना ना करना पड़े। ये भी इनका एक रीजन होता था फीमेल को गर्ल्स को स्कूल में ना पढ़ाने भेजने का दूर। दूसरा इसके बाद हमने पढ़ा था लिटरेसी रेट्स क्या थे वर्ल्ड्स में फीमेल्स के। जो वुमेन होती थी उसका 54 था और जो मेन था उसका 76 था लिटरेसी रेट। इसके बाद इसका कंपैरिजन भी बताया गया था कि जो फीमेल की लिटरेसी थी 2009 में क्या थी, पाकिस्तान में 60% थी, पेरू में 89 और इंडोनेशिया में 93 थी। इसके बाद इसमें ये भी बताया गया था जो मदर्स होती थी अगर वो थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में कुछ अच्छे से पता है तो इससे क्या होता था जो उनके बच्चे होते थे उसकी परवरिश भी वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता था, ना ही उसे न्यूट्रिशन के बारे में पता होता था, ना ही वो एजुकेशन में किसी प्रकार की बच्चों की मदद कर पाती थी। इसके बाद क्या हुआ था, सोशल समाज ने मिलके एक प्रोग्राम चालू किया सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें कि हर एक गर्ल्स को पढ़ने का अधिकार था, गर्ल्स को वुमेन्स को, और उन्हें उनके राइट्स के बारे में भी बताया गया, उनके अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताया गया, जिससे कि वो अपने बारे में जान सके और अपने हक के लिए लड़ सके। ये थी हमारी कल तक की वीडियो जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके बाद हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे के पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चाइल्ड मैरिज। इसमें क्या होता है, बच्चों की शादी के ऊपर ध्यान दिया जाता था। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 बैन्स मैरिज बिलो एज 18 फॉर गर्ल्स एंड एज 21 फॉर बॉयज, but some 80% of Indians live in villages where family, caste and community pressure are some effective than any legislator। इसमें क्या होता था, जो सबसे पहला इसका प्रोविजन क्या किया गया है, जो कि जो बच्चे की जो शादी होगी 2006 में एक एक्ट बनाया गया जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज की शादी के लिए उनके एज को निर्धारित किया गया। जो गर्ल्स होती थी उनकी जो शादी होती थी 18 साल के बाद ही होनी होती है और जो लड़के होते हैं 21 साल के बाद ही शादी करने के योग्य होते थे। परंतु क्या होता था, जो 80% जो गांव वाला एरिया होता था इंडिया के अंदर, उसमें कुछ फैमिलीज ऐसे होती थी जो कि कास्ट को, कम्युनिटी
का प्रेशर उनके ऊपर इतना ज़्यादा होता था कि वो इस चीज़ के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते थे और अपने गर्ल्स का शादी वो बिफोर 18 एज के पहले ही कर देते थे। According to UNICEF State of the World's Children 2009 report, 47% of India's women aged 20 to 24 were married before the legal age of 18, with 56 in rural areas. यूनिसेफ के अनुसार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को चेक किया 2009 में, जिसमें एक रिपोर्ट तैयार की 9 में, जिसमें जो वुमेन्स थी उनकी जो शादी हुई 18 साल के एज के बाद ही हुई और जिसमें उनकी एज थी 20 से 24 साल तक की एज में उनकी शादी करवाई गई। और ऐसा ही देखा गया रूरल एरिया में भी 56% लड़कियों की जो शादी थी वो 18 साल के बाद ही करवाई गई। द रिपोर्ट आल्सो शोड दैट 40% ऑफ वर्ल्ड्स चाइल्ड मैरिज अकर इन इंडिया। और इसी रिपोर्ट्स के साथ देखा गया कि जो 40% जो बच्चों की गर्ल्स की जो शादी करवाई गई वो 18 साल से पहले में करवाई गई। वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ? फाइनेंशियल बेनिफिट। As outlined above, due to dowry tradition, women are prone to be a financial burden for their family, thus seen as a liability. इसमें क्या होता था, जो फीमेल्स के जो परिवार वाले होते थे उनके पास फाइनेंशियली दिक्कत होती थी या फिर उनके पास जो होता था कि उनके पास पैसे का इंतजाम हो जाता था दहेज देने के लिए, तो वो पैसे आते ही जो गर्ल्स होती थी उनकी शादी करवा के अपना काम निपटाना समझने की कोशिश करते थे। If the match is made at an early age, the dowry is usually much lower, as the dowry is calculated on the future husband's societal status and education, which obviously would be much lower at an early age. इसमें क्या होता था, वो देखते थे कि अगर जैसे लड़की जो होती थी उनकी 18 साल से पहले ही होती थी, परंतु उसके लिए कम दहेज में और अच्छा खासा परिवार मिल जाता था। जैसे कि लड़की की फैमिली अच्छी पढ़ी लिखी होती थी और वो अच्छे घर में जाती थी और दहेज के पैसे कम होते थे और वो अपने फ्यूचर का सोच के उनको शादी अपनी लड़कियों की ऐसी जगह करवाने के लिए तैयार हो जाते थे बिना किसी एक्ट के नियम का पालन किए बिना। कॉमन हिंदू फ्रेज, जो कॉमन हिंदू का फ्रेज बताया गया, द यंगर द ग्रूम द चीपर द डोरी। उनका मानना था कि जितनी छोटी लड़की होगी उतना ही कम दहेज उन्हें देना पड़ेगा। हिस्टोरिकल ओरिजिन, इसमें क्या था, चाइल्ड मैरिजेस स्टार्टेड ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ नॉर्थन इंडिया अराउंड 1000 years ago। इसमें क्या था, जो चाइल्ड की मैरिज की जो स्टार्टिंग हुई थी नॉर्थ इंडिया में हुई थी 1000 साल पहले ही। When unmarried girls were raped by invader। इसमें क्या होता था, उनका मानना था कि अगर वो गर्ल्स को ज्यादा टाइम तक रखेंगे और बाई चांस उनका रेप वगैरह हो जाए तो वो इससे अपना छुटकारा पाने के लिए जो गर्ल्स होती थी उनकी शादी वगैरह कर देते थे। टू प्रोटेक्ट देयर वुमेन फ्रॉम अब्यूज, फैमिली मेंबर्स बिगन मैरिंग देयर डॉटर एट यंग एज। इस कारण वो अपने लड़कियों को बचाव करने के लिए, अपने बच्चों को अब्यूज से बचने के लिए क्या करते थे, उसके जो फैमिली मेंबर्स होते थे वो अपनी लड़की का जो शादी होती थी वो कम आयु में ही करवा देते थे। रीजन ऑरिजिन, इसमें देखेंगे, कॉपिंग द माइथ दैट द गॉडेस पार्वती हैड डिसाइडेड टू मैरी गॉड शिवा व्हेन शी वाज ओनली 8। इसमें क्या था, एक रिलीजन के हिसाब से देखा गया कि जो पार्वती जी थी उनकी जो शादी थी शिव शंकर जी से 8 साल की एज में ही हो गई थी। गर्ल्स वर मैरिज ऑफ एज यंग एज 8 और 9 years old। इससे जो गर्ल्स की फैमिली का जो मानना था कि जो लड़कियों की जो शादी होती थी 8-9 वर्ष की उम्र में भी हो सकती थी। द कॉन्सिक्वेंस, गर्ल्स बिटवीन 15 and 19 आर ट्वाइस as likely to die of pregnancy related reason as girls between 20 to 24। इसमें क्या बताया गया है, जो गर्ल्स की शादी 15 से 19 साल के बीच में होती थी तो वो प्रेगनेंसी के टाइम पे उनकी डेथ हो जाती थी। इसका कारण ये होता था कि अगर उनकी शादी 20 से 24 साल के बीच में हो तो उनकी जब प्रेगनेंसी वगैरह होती थी तब उन्हें इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और ना ही किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह होता था। गर्ल्स मैरिड ऑफ एज चिल्ड्रन sometimes stay in their parents' hold until puberty, but it is just as common that they more in with their husband and in-laws rights after marriage।
इसमें क्या होता था, कुछ फैमिली वाले ऐसे करते थे, जब गर्ल्स की जो एज होती थी, वो अभी बच्चे होते थे, वो चिल्ड्रन होती थी, तो उसकी शादी होने के बाद उसे उसके पेरेंट्स के घर पे ही रखा जाता था जब तक वो पोवर्टी ना हो, या फिर वो उसकी शादी की एज ना हो, जब तक उसे उसके घर पे ही रखा जाता था। उसके बाद उसे उसके 18 साल होने के कंप्लीट होने के बाद उसको उसके ससुराल भेज दिया जाता था, जिससे कि उन्हें बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, ना ही अपने इन लॉज के या फिर अपने हस्बैंड के साथ रहने में मैरिज के बाद। इन डेट केस मेनी चिल्ड्रन चाइल्ड वाइफ्स आर इंक्लाइंड टू एक्सपीरियंस डोमेस्टिक वायलेंस, material rape, deprivation of food and lack of access to information, health care and education। और बाकी तरफ हम दूसरे केस में देखते हैं कि बहुत सारी गर्ल्स जो गर्ल्स वाइफ्स होती थी, उनके साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया जाता था, उनके लिए घरेलू अत्याचार होते थे, उनका रेप वगैरह होता था, उनको खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलता था, और ना ही उन्हें किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन, हेल्थ केयर या एजुकेशन प्रोवाइड होती थी। Thus, the vicious cycle of illiteracy and abuse is likely to be continued and passed on to their own daughters। ये साइकिल्स क्या होती थी, लगातार चलती जाती थी, क्योंकि जो गर्ल्स होती थी वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उन्हें इस चीज का सामना करना पड़ता था, और ये चीज निरंतर चलती जाती थी। उसके बाद जो उनकी डॉटर्स होती थी, उनके साथ भी सेम यही प्रोसेस होता था। थर्ड पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन आफ्टर मैरिज। शादी के बाद जो वुमेन्स होती है, उनके साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। देयर इज मेनली अ बायस टुवर्ड्स मैन एंड देयर सुपरियॉरिटी इन मैटेरियल relationship, while women ought to be respected, protected and kept happy by their husband, their happiness being vital for the prospective peace and हैप्पीनेस ऑफ होल फैमिली। इसमें क्या बताया गया है, जो वुमेन्स होती है शादी के बाद अपने हस्बैंड के यहाँ जाती है, तो वहाँ जो मेन होता है उसकी फैमिली का उसे ध्यान रखना होता है, उससे कि जो शादीशुदा रिलेशनशिप में वो उसमें जाती है, जिसमें कि जो वुमेन्स होती है उसका काम होता है कि वो उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, उसे प्रोटेक्ट करके रखे, उसे उनकी फैमिली को हैप्पी रखे, किसकी हस्बैंड की फैमिली को। और उसका ये भी काम होता है कि उसकी फैमिली को अच्छे तरीके से शांति बनाए रखे, उसकी फैमिली में समृद्धि बनाए रखे, और उसकी फैमिली को मतलब अपनी फैमिली की तरह मान के उसे सदा खुश रहने का या फिर खुश रखने का वो साथ दे, और उसमें उसकी फैमिली को अपनी फैमिली मान के उसकी फैमिली के साथ अच्छे से ट्रीट करे। Whereas as a child, a girl is supposed to remain in custody and care of her parents. After marriage, she becomes the property and responsibility of her husband, who is supposed to take care of her and keep her in his custody। इसमें क्या होता है, जो हमारी परंपरा चलती आ रही है, इसमें जो परंपरा है गर्ल्स के लिए वो इस तरीके से बनाई गई है कि जब शादी से पहले जब वो अपनी ओरिजिनल फैमिली के अंदर रहती थी, तो जो उसके पेरेंट्स होते थे वो उसे अपनी कस्टडी में रखते थे, उसे वो अपने तरीके से ट्रीट करते थे। परंतु जब उसकी शादी हो जाती है, तो जब उसको शादी के बाद उसके हस्बैंड की फैमिली में भेजा जाता है, तो वहाँ पे जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो प्रॉपर्टी होती है उसके हस्बैंड की होती है, वो उसे अपने हिसाब से ट्रीट करता है और अपने हिसाब से उसे रखता है, उसकी केयर करता है और उसे अपनी निगरानी में, अपनी कस्टडी में रखता है। Under the exciting cultural and social ethos of India's marriage, girl woman is no longer considered to be part of the family of her birth. Instead, she has become a part of the family of the groom। इसमें क्या होता है कि हम इसे देखिए तो एक कल्चर की तरह और समाज की तरह, तो ये जो हमारे इंडिया है इसमें जो गर्ल्स होती है उसे इस तरीके से रखा जाता है शादी से पहले और शादी के बाद में, कि जैसे जो गर्ल्स होती है शादी से पहले होती है जो घर वालों का अच्छे से देख रेख करती है, उनके खुश रखने का कार्य करती है, और जब शादी हो जाती है तो वो हस्बैंड की फैमिली को खुश रखने और अच्छे से ट्रीट करने का काम करती है। परंतु जो वुमेन्स होती है इतना सब करने के बाद भी उसे एक फैमिली का एक अच्छा पार्ट नहीं माना जाता। उसे बस जब से वो पैदा ली होती है बस उसे घर के काम करवाए जाते हैं, उसे किसी प्रकार की कोई भी रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट नहीं दी जाती, और उसे जब शादी होने के बाद जब वो ग्रूम के घर में भी आती है तो भी उसे किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं दी जाती। Hence, after marriage, the woman leaves her parental home and lives with her husband's family, where she is required to assume all household labor and domestic responsibility।
इसमें क्या कहा गया, जब शादी के बाद जो वुमेन्स होती है अपनी पेरेंटल होम, अपनी ओरिजिनल फैमिली को छोड़ के आती है और अपने हस्बैंड की फैमिली में रहती है, तो उसे वहां इस तरीके से रखा जाता है जैसे कि वो उस घर का एक लेबर हो, या फिर उसके ऊपर घरेलू अत्याचार, घरेलू डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी होती है वो सारी उसे पकड़ा दी जाती है। In certain parts of Indian society, women are conditioned from birth to be subservient not only to their future husbands but also to the females in their husband family, especially their mother-in-law. इंडिया के कुछ पार्ट में, कुछ सोसाइटी में ऐसा भी देखने को जो मिलता है, जो वुमेन्स होती है जब बर्थ के बाद जब होती है तो वो किसी प्रकार का भी दबाव में नहीं रहती, ना ही वो अपने पति के अधीन रहती है कि उसे लगता है कि हाँ फ्यूचर में उसका हस्बैंड होगा तो वो उसके साथ वो उसे ट्रीट करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संभालेगी, उस चीज को नहीं मानती। और वो ज्यादातर क्या करती है, अपने फैमिली वो इस तरीके से रखती है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं शादी के बाद घर जमाई बन के रखते हैं, तो वो इस तरीके से उसे रखने की सोचती है। अकॉर्डिंगली द सराउंडिंग सोसाइटी मैंडेट्स a woman obedience to her husband and her in-laws। परंतु इसमें देखा गया है कि जो हमारी सोसाइटी आसपास की, उसमें जो वुमेन्स होती है जब वो शादी के बाद जाती है अपने हस्बैंड के घर पे, तो उसकी आज्ञा का पालन करती है, प्लस में उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके इन-लॉज होते हैं, तो उनकी भी आज्ञा का पालन करती है। Any disobedience would bring disgrace to both the wife herself and her originating family। इसमें क्या होता है, अगर वो किसी प्रकार का आज्ञा का उल्लंघन करती है तो इससे उसकी फैमिली को, जहाँ से आई है वो और जहाँ वो रह रही है वो दोनों, मतलब ओरिजिनल फैमिली और जो उसके हस्बैंड की फैमिली होती है, उस दोनों में उसका फर्क पड़ता है अगर वो किसी भी आज्ञा का उल्लंघन करती है तो। एंड माइट लीड टू द वुमेन बीइंग ostracized and neglected by her very own family and in her home। इससे क्या होता है, अगर वो इस तरीके से करती है तो उसका बहिष्कार किया जाता है, उसको निगलेक्ट किया जाता है, उसकी खुद की फैमिली, ओरिजिनल फैमिली से भी और उसकी जो ससुराल वाली फैमिली होती है उससे भी। There is no cultural or religious tradition behind one of the most ghastly incidents of female operation, but the privilege of the dowry tradition has supposedly led to bride burning or other form of murdering of the newlywed wife by the husband and his family, who would claim that she died in a domestic accident। इसमें क्या कहा गया कि वो जो कल्चर्स और रिलीजियंस ट्रेडिशन होते हैं, इसमें जो फीमेल्स होती है उसके ऊपर भी दबाव डाल के रखा होता है, क्योंकि जो हमारे पारंपरिक तरीके से जो कल्चर्स रिलीजन्स चले जा रहे हैं वो इस तरीके से ही होते हैं, जिसमें दहेज को लेके जो लड़की की फैमिली, लड़के वाले की जो फैमिली होती है उसे प्रताड़ित करती है, ना ही उसको अच्छे तरीके से रखती है, ना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है दहेज देने के बाद भी। और वो यहाँ तक कि इस तरीके से भी लड़कियों को ट्रीट करते हैं कि शादी के बाद उन्हें जला दिया जाता है या फिर उनका मर्डर कर दिया जाता है, जो भी न्यू मैरिज होती है उनकी, या फिर जिसने अभी पूरी तरीके से दहेज नहीं दिया जाता तो उन्हें उस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है और क्लेम किया जाता है कि वो घर के काम काज करने में उसका कोई डोमेस्टिक एक्सीडेंट हो गया या फिर उसमें वो जल गई, so that the widow husband would be free to marry again and collect another dowry। इससे क्या फायदा होता था, जो कि हस्बैंड, जिसके पत्नी मर जाती है तो उसका हस्बैंड क्या दोबारा से शादी करने के लिए फ्री हो जाता है और दोबारा से वो किसी और से शादी करके दहेज ले लेता है। Indian law demands a formal criminal investigation when a newly married woman dies within the home within 7 years of marriage। इसमें क्या होता है, इंडियन लॉ में एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देखा गया है, जहाँ नई शादी हुई होती है तो वहाँ जो लड़की होती है वो 7 साल के अंदर अंदर ही इसको मार दिया जाता है। According to Indian National Crime Record Bureau, there were 8,239 dowry death cases। इसमें क्या कहा है, इंडिया की जो इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से देखा गया है कि दहेज के केस मामले में जो 8,239 जो लड़कियां होती है वो दहेज के चक्कर में उन्हें मार दिया जाता है। 1,285 केस ऑफ अटेम्प्टेड डॉरी डेथ और 1,285 लड़कियों को भी दहेज के लिए अटेम्प्ट करने के लिए मारा जाता है। एंड अनदर 4,890 केसेस विद पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इन 2009। और हमारे जो 4,890 पेंडिंग केस पड़े गए जिसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है 2009 से।
थर्ड पॉइंट देखेंगे, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एज अ विडो। इसमें क्या होता है, जब जो औरतें विधवा हो जाती है उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। Indian government has enacted numerous laws to protect widows' rights, including provision against traditional practice for which India has been discredited, such as the burning of widows' sati। इसमें क्या है, जो इंडिया के हमारी जो सरकार है, भारत सरकार ने बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं जिसमें कि जो विडोज होती है उनके राइट्स के बारे में बताया गया, उन्हें उनके हक के बारे में बताया गया, इसका बहिष्कार करने के बारे में बताया गया कि जो परंपराएं काफी टाइम से चलती आ रही हैं उसे बहिष्कार करने के लिए, और जो प्रथा चलती आ रही है पहले के टाइम में कि जो पति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो औरतें होती है उन्हें सती के रूप में उनके ऊपर ही जिंदा जला दिया जाता था। तो इस सब चीज को खत्म करने के लिए इंडिया ने बहुत सारी एक्ट बनाए हैं। Whereas in India's contemporary culture, especially in the modern urban middle class, these societal norms have given way to a more righteous conduct, and the enforcement of the law continue to be challenging where there are religious or caste variants of family law which tend to escape government jurisdiction। इसमें क्या कहा गया है, जो इंडिया में जो कल्चर्स बनाए गए हैं तो उसमें जो अर्बन मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उसमें जो उनका समाज होता है वो इस तरीके की चीजों का बहिष्कार करता है, और न्याय प्रयायन मतलब कि वो कोर्ट वगैरह चीज का फॉलो करता है, जिससे कि जो फीमेल्स होती है उनकी आर्थिक स्थिति को बदला जाए, उनके लिए जो चैलेंजिंग होती थी जिससे कि वो कास्ट धर्म वगैरह के आड़े आके उनके साथ ये सारी चीजें की जाती थी। तो उसके लिए भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे लॉस एक्ट बनाए हैं जिससे कि इनके ऊपर जो ये लांछित लगा हुआ है और जो इनके आसपास के जो अधिकार क्षेत्र है जिसमें इस तरीके से फीमेल्स के साथ ट्रीट किया जाता है तो उसे भी खत्म करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एक्ट बनाए हैं। Hence, a widow is still seen as a liability in some part of the Indian society, which might result in her being abused by her in-laws। इसमें क्या करता है, जो विडो होती थी, जो विधवाएं होती थी, उनके लिए भी इंडिया सोसाइटी में एक पार्ट बनाया गया है जिसमें जो वो भी अपने हिसाब से रह सकती हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी तनाव या फिर किसी प्रकार का ये लांछित नहीं लिया जा सकता कि वो मतलब वो बहुत ही खराब है, उन्हें किसी प्रकार का कोई काम करने का धर्म नहीं है, चाहे उनके इन-लॉस बोले या फिर उसके आसपास की सोसाइटी, उस तरीके से उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। As her originating family is often unable or unwilling to take her back as well, she might be left on her own without any education, skills or financial असिस्टमेंट। इसमें क्या होती है, जो उसकी ओरिजिनल फैमिली होती है जहाँ उस लड़की ने जन्म लिया होता है तो वो भी बहुत ही असहाय महसूस करते हैं क्योंकि वो अपनी लड़की को दोबारा अपने घर में नहीं लेके आ पाते, क्योंकि उसे ये लगता है कि जो लड़की होती है उसने ना ही उन्होंने उसे किसी प्रकार की कोई एजुकेशन स्किल्स करवाई है, ना ही कुछ अच्छी चीजें सिखाई है जिससे कि वो फाइनेंशियली डिपेंड हो सके। Instead, she is subjected to many restrictions and might be required to shave her head permanently or to wear white clothes for the rest of her life। इस वजह से जो लड़की होती थी उसे अपने घर से भी बहिष्कार कर दिया जाता था, वो फिर मायके में नहीं आ सकती थी, तो वो क्या पूरी लाइफ अपनी ससुराल में ही बिताती है और अपनी जो भी फीलिंग वगैरह शेयर करना होता है तो वो वहीं पे शेयर करती है और परमानेंटली वो अपने ससुराल में ही रहती है और पूरी लाइफ वो व्हाइट क्लोथ्स पहन के ही रहती है। Thus stigmatized, she is not allowed to enter in any celebration। और उसके ऊपर इस तरीके का लांछन भी लगाया जाता है कि वो किसी प्रकार के कोई भी तीज त्योहार में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, उसके अंदर नहीं जा सकती। एग्जाम्पल, वेडिंग बिकॉज हर प्रेशर इज कंसाइडर्ड टू बी इन एक्यूपीसेस। इसमें क्या होता था, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जब किसी की शादी वगैरह हो रही होती है तो उस टाइम पे भी उस औरत का वहां पे प्रेजेंस होना भी उन्हें एक लगता था कि कोई शुभ काम में कोई ये अड़ंगा ना डाल दे, तो इस टाइम पे भी जो औरतें होती थी उन्हें उस शादी ब्याह में भी इन सब चीजों से दूर रखा जाता था। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन फॉर इनहेरिटेंस। इसमें क्या था, जो वुमेन्स होती थी उसे इनहेरिटेंस की तरीके से भी वंचित रखा जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। While in the educated urban middle class women rights continue to
improve, there remains a strong voice against gender equality or equality in those societal पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता था, जो लड़कियां पढ़ी लिखी होती थी, एजुकेटेड होती थी और अर्बन मिडिल क्लास की होती थी, तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता होता था और वो अपने आप को इस जो डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है उससे अपने आप को इम्प्रूव करने, उससे बाहर निकालने के लिए वो लड़ाई करती थी। वो अपने जेंडर इक्वली और इक्वलिटी के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, अपने इक्वलिटी के बारे में जानती थी और समाज के साथ उसका क्या पार्ट है, वो समाज में किस अधिकार से, अपने सारे अधिकार को भी जानती थी कि वो किस अधिकार से वहां रह सकती है। वेयर पैट्रियार्चल ट्रेडिशन प्रिविल, जहाँ पे वो पुराने परंपरा तरीके से चीजें चलती आ रही है, उस चीज का वो बहिष्कार से निकलने की कोशिश करती थी। In this strata, any inheritance of a deceased husband or father would be passed down to the oldest son, while his wife or daughters would not receive any financial benefits. इसमें क्या होता था, अगर हम ईसाई स्तर पर देखें और इनहेरिटेंस तरीके से देखें, तो अगर किसी कारण वंश जो हस्बैंड होता था उसकी डेथ हो जाए या फिर उसके फादर की डेथ हो जाती थी, तो उसका जो भी संपत्ति थी होती थी उसके ओल्डेस्ट सन को मिलती थी और ना कि किसी भी प्रकार से उसकी वाइफ या डॉटर को उसमें से कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता था। मतलब कि ये होता था, जो माँ बाप की जो प्रॉपर्टी होती थी वो सिर्फ बेटे को दी जाती थी, ना कि बेटी या वुमेन्स को। देयर आर लॉ इन प्लेस टू इंश्योर लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन्स राइट टू बी इनहेरिटेंस। इस वजह से क्या होता कि जो फीमेल्स होती थी उसके लिए लीगल प्रोटेक्शन बनाया गया, उसके लिए उनके हक्स को भी बनाया गया। बट द इन्फॉर्मेंस ऑफ द लॉ इज चैलेंजिंग व्हेन द वुमेन इज रिफ्यूज हर राइट्स बाय द फैमिली, व्हेन शी इज नॉट कॉन्फिडेंट और एजुकेटेड इनफ टू क्लेम हर राइट्स। इसमें क्या होता था, ये सारे चीज बनाने के बावजूद भी जो वुमेन्स होती थी वो इस चैलेंज से नहीं लड़ पाती थी। वो अपने आप को असहाय और कमजोर समझती थी। उनके अंदर थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंट नहीं होता था कि जिससे कि वो अपने हक के बारे में लड़ सके, और ना ही वो एजुकेटेड होती थी कि वो अपना क्लेम प्राप्त कर सके। Having looked at the status of women in India, we come back to the previously quoted statement some Jawaharlal Nehru. इसमें क्या होता था, जो वुमेन का जो स्टेटस है उसे देख के जो जवाहरलाल नेहरू ने जो एक स्टेटमेंट दी थी वो अभी तक है। यू कैन टेल द कंडीशन ऑफ अ नेशन बाय लुकिंग एट द स्टेटस ऑफ इट्स वुमेन। हम अपने नेशन के, हम अपने राष्ट्र की अगर कंडीशन देखना चाहते हैं तो हमें इससे पहले अपनी वुमेन्स की कंडीशन, उनका स्टेटस देखना चाहिए। The concluding question are which nation can claim to be free and prosperous society where half at its population is being oppressed। इसमें क्या होता था, इनका मानना ये था, इसका निष्कर्ष ये था इस क्वेश्चन का कि जो गर्ल्स होती थी उसके लिए भी क्लेम किया जाए, उनके हक के लिए भी लड़ा जाए, जिससे कि उनकी भी सोसाइटी में एक पहचान हो, वो भी अपने आप को अच्छे से रख सके और वो अपना भी लाइफ अच्छे से जी सके। जो कि इंडिया में इस तरीके की पॉपुलेशन नहीं बनाई गई थी जिसमें कि औरतों को भी उनके हक के लिए लड़ा जा सके, उनका हक दिया जा सके। एंड विच स्ट्राइविंग नेशन कैन अफोर्ड टू ऑप्रेस हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। और जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन होती थी उसमें भी उसे कोई भी अफोर्डेबल नहीं दी जाती थी। ऑब्वियसली द आंसर द दैट क्वेश्चन इज नॉन। इसलिए इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। Substance and long-term development is not possible without the participation and empowerment of women। इसलिए इसका एक मानना है कि अगर गर्ल्स को अगर अपनी राइट्स लेने हैं और अपने हक को जानना है तो इसके लिए क्या होता है, उनके अंदर की जो एम्पावरमेंट होती है, अपनी जो जागरूकता होती है वो बढ़ानी चाहिए, तभी वो अपने हक के बारे में, अपने राइट्स को समझ पाएंगी। Only if they participate in the economic and societal development, the full potential of a society of India's society will be unfolding। अगर जब तक औरतें जो होती हैं अपने लिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, अपने आप को इकोनॉमिक स्टेटस पे नहीं लेके आएंगी, जब तक वो अपने समाज का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगी, तो जब तक वो जो औरतें होंगी उन्हें इसी तरीके से अपने आप को झेलना पड़ेगा, उन्हें इस दुख से लड़ना होगा, तभी वो अपने राइट्स को, अपने हक को जान पाएंगी। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था कि फीमेल्स जो होती थी उन्हें किस किस तरह के डिस्क्रिमिनेट के साथ जीना पड़ता था। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।